बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स में हम लोग ये बताते चलें कि एक्स रेज क्या हैं। बच्चों, जो एक्स रेज है ना, एक्चुअली एक्स रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन, ऐसी वेव्स जो बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जिस तरह हमारी विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो एक्स रेज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन मच शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। यानी हमारी विजिबल लाइट की तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, वो होती है। और याद रखिएगा कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है उतनी ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहली इंफॉर्मेशन होगी कि एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी यानी शॉर्टर वेवलेंथ की है, यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में इनकी वेवलेंथ होती है, बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होती है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ डायफ्रैक्शन, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमें डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है तो जो ग्रेटिंग स्पेसिंग है ना, मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड। यानी अगर आप डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आप रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसी ऑर्डर की आपकी ग्रेटिंग स्पेसिंग भी होनी चाहिए, यानी स्लिट का साइज वही होना चाहिए जो रेडिएशन की वेवलेंथ है। ये बात हमें लोअर क्लासेस में भी पढ़ाई जाती है। जैसे देखें, हमारे पास ये वेव्स हैं जो एक स्लिट में से पास ऑन हो रही हैं। अगर स्लिट का साइज बड़ा है ना, तो यानी वाइड गैप है, तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन अगर वेवलेंथ के लिहाज से स्लिट का साइज कम कर देंगे तो फिर नैरो गैप के लिए हमारे पास जो नैरो गैप अगर होगा तो हमारे पास डायफ्रैक्शन इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो यानी डायफ्रैक्शन इफेक्ट को विजिबल करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो आप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं ना, उसी ऑर्डर की आपके पास ग्रेटिंग स्पेसिंग यानी स्लिट का साइज भी उतना ही हो। अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो स्लिट का साइज भी बहुत कम होना चाहिए। अब ये तो वेवलेंथ बहुत कम है, अगर आप एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्लिट का साइज यानी एक्सरेज को जिस स्लिट में से गुजरना है, जिस ग्रेटिंग स्पेसिंग में से गुजरना है, वो स्लिट का साइज भी इसी ऑर्डर का हो, यानी 10⁻⁻10 मीटर का। तो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ डायफ्रैक्शन, तो डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो ग्रेटिंग स्पेसिंग है, मतलब जो स्लिट का साइज है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज, कि जो आप रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसी ऑर्डर की ग्रेटिंग स्पेसिंग भी रखें। यानी अगर रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो ग्रेटिंग स्पेसिंग यानी स्लिट का साइज भी कम रखें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है ना, ये तो बहुत कम है। तो इतनी कम साइज की स्लिट हम कहां से लाएंगे, इतनी कम साइज की ग्रेटिंग स्पेसिंग हम कहां से लाएंगे? तो बच्चों, वो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। ये जो हमारे पास रेगुलर अरे ऑफ एटम्स होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में दो एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है, दो एटम्स के दरमियान जो खाली जगह होती है, वो इसी ऑर्डर में होती है, यानी 10⁻⁻10 के ऑर्डर में। तो इस तरह दो एटम्स के दरमियान जो खाली जगह है, ये एक नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, एक ये नेचुरल जो है स्लिट का काम करती है एक्स रेज के लिए। क्योंकि दो एटम्स के दरमियान जो खाली जगह है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, दो एटम्स के दरमियान खाली जगह वो इसी ऑर्डर में होती है 10⁻⁻10 मीटर में, और इनकी वेवलेंथ भी यही है। तो बस एक्स रेज अगर एटम्स के दरमियान इन खाली जगहों के दरमियान से गुजरेगी तो ये उसके लिए स्लिट का काम करेंगी, यानी एक्स रेज एटम्स के दरमियान इन खाली जगहों से गुजरते हुए डायफ्रैक्ट करेगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो बच्चों, रेगुलर अरे ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल फॉर्म्स, तो ये जो रेगुलर अरे ऑफ एटम्स होते हैं ना क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, एक्ट एज अ नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये एक कुदरती बनी बनाई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है विद स्पेसिंग टिपिकली 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि एटम्स के दरमियान जो खाली जगह वो है ही 10⁻⁻10 मीटर की, तो एक्स रेज जब इन स्पेसिंग में से गुजरती है, एटम्स के दरमियान इन खाली जगहों से गुजरती है, तो वो डायफ्रैक्शन इफेक्ट एक्स रेज जो वो शो करती हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम द एटम्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेटिस,
तो जो स्कैटरिंग होगी ना एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज जब इनके ऊपर टकराएंगी तो डिफरेंट डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट करेंगी, जिसको हम स्कैटरिंग कहेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम द एटम्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एटम्स जो हैं इनसे एक्सरेज जो स्कैटर करते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में जब वो डायफ्रैक्ट करती है तो गिव राइज टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट, तो हमें वैसे ही डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स हासिल होते हैं सिमिलर टू दोज ऑब्जर्व्ड विद विजिबल लाइट, जो हमने विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्व किए थे जब विजिबल लाइट इंसिडेंट कर रही थी ऑर्डिनरी ग्रेटिंग पे। यानी जो लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि जब विजिबल लाइट ऑर्डिनरी ग्रेटिंग मतलब ग्लास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर आके टकराई थी, तो जिस तरह से डायफ्रैक्ट हो रही थी बिल्कुल वैसे ही एक्सरेज भी क्रिस्टल्स के ऊपर टकरा के वैसे ही डायफ्रैक्ट करती हैं। तो बच्चों इसमें यानी समझने की बात यह है कि अगर हम डायफ्रैक्शन को प्रोमिनेंटली देखना चाहते हैं तो जितनी वेवलेंथ कम हो उतना स्लिट का साइज, उतनी ग्रेटिंग स्पेसिंग भी कम रखना पड़ती है। तो चूंकि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत कम है तो हमें बहुत कम जो है ग्रेटिंग स्पेसिंग चाहिए होगी, यानी कि स्लिट का साइज भी बहुत कम रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नेचुरली अवेलेबल था क्योंकि जो रेगुलर अर्रे ऑफ एटम्स थे, एटम्स के दरमियान की खाली जगह इसी ऑर्डर में थी 10⁻⁻10 मीटर में। तो एक्सरेज जो हैं वो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, क्रिस्टलाइन लेटिस जो हैं, एटम्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेटिस से डायफ्रैक्ट होती हैं क्योंकि ये उनके लिए एक नेचुरल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करती हैं। याद रखिएगा कि अगर वेवलेंथ लॉन्गर हो तो स्लिट का साइज कम भी हो, यानी ऑब्स्टिकल का साइज भी कम हो, तो तब भी हमारे पास वो डायफ्रैक्शन शो हो जाती है। जिस तरह ये देखें कि जो रेडियो वेव्स हैं चूंकि उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो वो हिल्स पर से गुजरते हुए डायफ्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जो है एक्सरेज जो है इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो कम वेवलेंथ होने की बिना पर इनको बहुत ही कम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, बहुत ही कम ग्रेटिंग स्पेसिंग से गुजारना होगा। बच्चों ये जो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल की डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी हमारे पास होती है 1914 में, और ये काम करते हैं विलियम हेनरी ब्रैग एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग। तो एक्चुअली वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स की स्टडी कर रहे थे एक्सरेज की मदद से। तो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल की स्टडी जो एक्सरेज की मदद से 1914 में WH ब्रैग यानी विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग कर रहे थे, और उन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट की, यानी उनके एक बड़ी शानदार अचीवमेंट थी। और अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने देखा, दे फाउंड दैट कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम कि जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम है यानी सिंगल वेवलेंथ वाली जो एक्सरे बीम है आर रिफ्लेक्टेड ऑफ फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन, वो क्रिस्टल प्लेन से ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती हैं एज द इफेक्ट लाइक अ मिरर, जिस तरह से, यानी इतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन शो होती है कि इस तरह लगता है जैसे कि क्रिस्टल जो है उनके लिए मिरर्स का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने ये चीज को समझना है कि एक्सरेज जो है वो किस तरह से क्रिस्टल प्लेन से डायफ्रैक्ट करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इनकी एक्सरेज डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल का एक मैथमेटिकल रिलेशन भी बनाएंगे। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए कंसीडर सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन। अब हम सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन लेंगे और इनका कांस्टेंट इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा, यानी दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, जिसको हम डी से लिखेंगे। तो ये सीरीज ऑफ एटॉमिक प्लेन है, पहला हमारे पास PP डैश है, दूसरा P1 डैश है, तीसरा P2 डैश है, लेकिन इन सब के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, जिसको हम डी से लिखेंगे, पैरेलल टू क्रिस्टल फेस। और ये सारे के सारे जो प्लेन्स हैं वो क्रिस्टल फेस के पैरेलल भी हैं, यानी अगर ये क्रिस्टल फेस है तो पहला प्लेन भी उसके पैरेलल है, दूसरा भी उसके पैरेलल है। और इन प्लेन्स के हमने नाम रखे हुए PP डैश, दूसरा P1 डैश, तीसरा जो है P2 डैश है। अब बच्चों हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए लेट्स से सपोज दैट कि एक्सरे बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा टू वन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन। अब ये जो एक्सरे बीम्स हैं हमारे पास, एक बीम में हम बहुत सारी रेज ले सकते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक ही। तो ये जो एक्सरे बीम है ये वन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन्स के ऊपर आके इंसिडेंट कर रही है एट एन एंगल थीटा। तो सपोज एक्सरे बीम इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा टू वन ऑफ द क्रिस्टल बीम प्लेन, तो बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द एटॉमिक प्लेन्स। अब ये जो बीम्स है ना हमारे पास, ये एटॉमिक प्लेन की अपर साइड से भी डायफ्रैक्ट हो रही हैं और एटॉमिक प्लेन की लोअर साइड से भी डायफ्रैक्ट हो रही हैं। जैसे कि बताया कि डायफ्रैक्शन ज्यादा हो तो हम उसको रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो इनके लिए मिरर का काम कर रहे हैं। तो लेट्स से सपोज दैट कि एक्सरे बीम है इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, को एंगल थीटा के ऊपर इंसिडेंट कर रही है वन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन पे। तो बीम जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुई है अपर साइड ऑफ द क्रिस्टल प्लेन से भी एंड लोअर साइड ऑफ द क्रिस्टल प्लेन की लोअर साइड से भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द क्रिस्टल प्लेन।
अब वो बीम जो लोअर साइड ऑफ द क्रिस्टल प्लेन से डायफ्रैक्ट हो रही है कवर सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, वो तो फिगर से साफ पता चल रहा है कि अपर के लिहाज से लोअर साइड से डायफ्रैक्ट होने वाली जो बीम है वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कंपेयर टू द बीम विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर साइड ऑफ द क्रिस्टल प्लेन। ये देखे ना, दोनों बीम 1 है या बीम 2 है, यहां तक दोनों साथ साथ आ रही हैं, लेकिन जब इंटर होती हैं क्रिस्टल के अंदर तो जो बीम 2 है उसने बी सी डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, और जब एग्जिट करती है यानी क्रिस्टल से इमर्ज करती है डायफ्रैक्ट होने के बाद तो बी डैश सी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इंटर होते भी सेकंड बीम ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है एक्सरे बीम ने, और एग्जिट करते भी उसी ने ही ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेन, तो वो बीम जो लोअर प्लेन से डायफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है एज कंपेयर टू द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर प्लेन, कि वो बीम जो अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई है उसके लिहाज से जो लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है। और अब हमने यही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस दोनों रिफ्लेक्टेड बीम्स के दरमियान 2d sin थीटा होगा। लेकिन अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि बीम 2 ने बीम 1 के लिहाज से जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो बीम 2 ने बीम 1 के लिहाज से इंटर होते जो डिस्टेंस कवर किया वो BC है, इस BC को कैलकुलेट करना होगा और एग्जिट करते वक्त B डैश C को। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो बीम 2 का बीम 1 के लिहाज से ज्यादा पाथ है ना, वो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस BC प्लस B डैश C है, इंटर होते हुए BC है और एग्जिट करते वक्त B डैश C है, वो दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम BC कैलकुलेट करते हैं, तो BC को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल ABC चलते हैं। तो थीटा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है BC, और ये 90 का एंगल है जो B का ये AB का रे के साथ बन रहा है। तो उसके सामने ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है, तो AC हमारे पास हाइपोटेनस है, तो AC को हम लोग D से भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC में चलते हैं और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम लोग रेशियो लगाते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं कि sin थीटा होता है, और परपेंडिकुलर है हमारा BC और 90 के सामने ये आ रहा है, तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो AC है, तो BC ओवर AC जो वो sin थीटा के इक्वल होगा। तो BC इज इक्वल टू AC sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू AC की वैल्यू जैसे मैंने बताया कि इस ट्रायंगल ABC के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो AC की वैल्यू हमारे पास D है, तो BC इज इक्वल टू D sin थीटा हो जाएगा। अब ये तो हो गया BC इज इक्वल टू D sin थीटा, वो पाथ जो एक्स्ट्रा कवर किया बीम 2 ने बीम 1 के लिहाज से जब ये इंटर हो रही है। एग्जिट करते वक्त भी इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, वो B डैश C है। तो अब B डैश C को मालूम करने के लिए इस ट्रायंगल में आ जाए AB डैश C के अंदर, तो AB डैश C के अंदर चलते हैं, रेशियो उसमें भी वही लगेगी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, क्योंकि ये थीटा के सामने यही परपेंडिकुलर है B डैश C, ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने में हाइपोटेनस वही होगा AC, यानी दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमारा सेम ही है, AC ही है। तो B डैश C परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin थीटा होगा, परपेंडिकुलर की जगह आप B डैश C अब लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह AC लिखेंगे, इज इक्वल टू sin थीटा होगा। तो B डैश C इज इक्वल टू AC sin थीटा हो जाएगा। तो B डैश C इज इक्वल टू AC की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, D, तो B डैश C इज इक्वल टू D sin थीटा होगा। अब टोटल पाथ डिफरेंस चूंकि BC प्लस B डैश C था, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो टोटल पाथ डिफरेंस BC D sin थीटा, B डैश C D sin थीटा, तो D sin थीटा प्लस D sin थीटा 2D sin थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये बताया गया था कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है ना दोनों रिफ्लेक्टिव बीम के दरमियान 2D sin थीटा है, और चूंकि ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। रीइंफोर्स करने से मुराद क्रस्ट के सामने क्रस्ट आएंगे और ट्रफ के सामने ट्रफ आएंगे। अगर क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने ट्रफ आएंगे, रीइंफोर्स करेंगे, तो ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी n लैम्डा के इक्वल होगा। तो 2D sin थीटा जो है n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमारी इक्वेशन बन गई है कि 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। तो 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसे ही ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है। इसमें n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये जो इक्वेशन जैसे मैंने बताया कि इसको ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी क्रिस्टल के दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन द सिमिलर पैरेलल प्लेन। यानी अगर सिमिलर पैरेलल प्लेन है, उनके दरमियान प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एक्स रे ऑफ नॉन वेवलेंथ आर अलाउड टू डायफ्रैक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल, कि एक्स रेज जो है ना उनकी वेवलेंथ आपको मालूम हो जो क्रिस्टल के ऊपर से डायफ्रैक्ट कर रही है। तो अगर एक्स रेज की वेवलेंथ मालूम होगी, ऑर्डर आपको और एंगल थीटा मालूम होगा, तो क्रिस्टल्स के दोनों प्लेन्स के दरमियान का कोई दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकेंगे इस ब्रैग्स इक्वेशन की वजह से। तो ये इसका यूज है। इस यूज को आप लोगों ने स्पेशली याद रखना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये ब्रैग्स इक्वेशन कहलाती है, और इस इक्वेशन का यूज किया जाता है नंबर 1
इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, यानी क्रिस्टल के दो सिमिलर पैरेलल प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके कुछ और यूजेस भी हैं जो नेक्स्ट हम बताते हैं। इसके अलावा हम ब्रैग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। हीमोग्लोबिन जो है वो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड है और बायोलॉजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, जैसा कि ये नीचे आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन का, जो कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। मोरओवर फाइनली इसका लास्ट यूज आपको ये भी बताते चले कि इसी मदद से हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए की, जैसा कि ये साइड फिगर में आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं।